विद्यार्थियों, हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पर अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन की इस श्रृंखला में हमने अभी तक फ्रांसीसी राष्ट्रवाद और फ्रांस में राष्ट्रीयता के उदय पर चर्चा कर ली है। आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण का अध्ययन करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इस पाठ में दी गई कुछ महत्वपूर्ण तिथियों का अध्ययन करते हैं। 1797 में नेपोलियन का इटली पर हमला किया गया और नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत हुई। 1814 और 15 ईस्वी में नेपोलियन का पतन हुआ और वियना शांति संधि हुई। विद्यार्थियों, यहाँ पर ये जो तिथियाँ दी गई बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन तिथियों के अध्ययन के पश्चात जब हम पाठ पढ़ेंगे तो हमें पाठ समझने में सरलता रहेगी। 1821 में यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ होता है और 1848 में फ्रांस में क्रांति, आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों और किसानों की बगावत होती है। मध्यम वर्ग संविधान और प्रतिनिधित्वात्मक सरकार के गठन की मांग करता है। इतालवी, जर्मन, मैग्यार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्यों की मांग करते हैं। तो विद्यार्थियों, 1848 जो वर्ष रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इस वर्ष में यूरोप में बहुत सारे परिवर्तन हुए। आगे हम अध्ययन करते हैं। 1859 से 1870 के दौरान इटली का एकीकरण होता है और 1866 से 1871 के दौरान जर्मनी का एकीकरण होता है। ये आने वाले पाठों में हम अध्ययन करेंगे। 1905 एक महत्वपूर्ण वर्ष है। 1905 में हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्यों में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, हमें पाठ की शुरुआत में महत्वपूर्ण तिथियां बताई गई है और हमने उन वर्षों का अध्ययन किया है। अब हम क्रमिक रूप से पाठ की शुरुआत करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, मेरे साथ जुड़िए और निरंतर आगे बढ़िए। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज है। विद्यार्थियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन लिखा हुआ है। इस कथन से स्पष्ट है कि 18वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में राष्ट्र राज्य नाम की इस प्रकार की कोई अवधारणा नहीं थी जिस प्रकार की राष्ट्र राज्य आज हमें दिखाई देते हैं, जिन्हें हम आज जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड के रूप में जानते हैं। वे तब राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे। विद्यार्थियों, यहाँ कुछ नए शब्द आए हैं, राजशाहियों, डचियों और कैंटनों। ये जो शब्द हैं ये प्रशासनिक व्यवस्था के द्योतक हैं कि किस प्रकार प्रशासन चलाया जाता था। यहाँ पर राजशाही से तात्पर्य राजा द्वारा शासन है। डची और कैंटनों में भी इसी प्रकार प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। हम आगे बढ़ते हैं। जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। विद्यार्थियों, स्वायत्त से तात्पर्य यह है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर राज्य करने वाला व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है और स्वयं निर्णय लेता है। पूर्वी और मध्य यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। विद्यार्थियों, उस समय आज के समान राष्ट्र राज्य नहीं थे। जैसे कि आज कोई देश होता है, मान उदाहरण के रूप में भारत, तो हम यहाँ पर पूरे भारत को एक राष्ट्र समझते हैं। लेकिन 18वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में इस प्रकार की अवधारणा नहीं थी। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूह को जोड़कर बना था। विद्यार्थियों, यहाँ पर एक नया तथ्य आया है कि ऑस्ट्रिया और हंगरी पर जो शासन कर रहा था वह शासन कौन सा था? वह शासन था हैब्सबर्ग साम्राज्य। हैब्सबर्ग साम्राज्य से तात्पर्य यह है कि वहाँ का जो राजा था वह हैब्सबर्ग वंश से संबंधित था। कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूह को जोड़कर बना था। इसमें एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। हंगरी में
आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे। विद्यार्थियों, प्रश्न बनता है कि हंगरी में कौन सी भाषा बोली जाती थी, तो हमारा उत्तर होगा मैग्यार भाषा, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे, जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कार्नियोला में स्लोवेंस, दक्षिण में क्रोएट तथा पूरब की तरफ ट्रांसवेलिया में रहने वाले रोमन लोग। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। विद्यार्थियों, केवल सम्राट ही सभी व्यक्तियों में तथ्यात्मक रूप से एक कड़ी का काम करता था, क्योंकि हर प्रदेश में अलग अलग भाषाएं थी, अलग अलग रहने का तरीका था, लेकिन उनको जोड़ने का काम वहाँ का राजा का था, सम्राट का था। सभी एक ही सम्राट के प्रति वफादार थे। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा, अब हम इस तथ्य पर चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रवादी विचारधारा किस प्रकार पनपी। विद्यार्थियों, हम अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। विद्यार्थियों, ये तथ्य महत्वपूर्ण है कि सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से यूरोप में जो सबसे संपन्न वर्ग था, शक्तिशाली वर्ग था, वह वर्ग जमीन का मालिक था। उनके पास ज़्यादातर ज़मीनें निहित थी। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे, जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। तो विद्यार्थियों, राजनीतिक कार्यों और बड़े जो कुलीन लोग थे, वो आपस में बातचीत करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते थे, वो भाषा थी फ्रेंच भाषा। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में आपस से जुड़े होते थे, मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। कुलीन वर्ग के लोग संख्या में बहुत ही कम थे। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। पश्चिम में ज़्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी, जिस पर भूदास खेती करते थे। विद्यार्थियों, एक नया शब्द आ रहा है, भूदास। भूदास का तात्पर्य यह है कि ऐसे व्यक्ति जो स्वयं भूमि पर मालिक के रूप में कार्य नहीं करके दास के रूप में कार्य करते हैं, वो सारा खेती का कार्य करते थे, वह यूरोप में भूदास कहलाते थे। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। विद्यार्थियों, एक नया तथ्य उभर कर आया है कि पश्चिम और मध्य यूरोप में एक नया वर्ग सामने आ रहा था। किस प्रकार सामने आया कि इन क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार हो रहे थे, और ये औद्योगिक उत्पादन व्यापार बड़े बड़े शहरों में हो रहे थे। इस वजह से शहरों का विकास हो रहा था। इस प्रकार एक नया वर्ग उदय हुआ जो वाणिज्यिक वर्ग के रूप में जाना जाता है। इसका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। जितना भी माल लाना ले जाना, व्यापार से संबंधित गतिविधियां करना, इन क्षेत्रों में जो जुड़े हुए लोग थे वह इसमें शामिल थे। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। विद्यार्थियों, तथ्य महत्वपूर्ण है कि औद्योगिकरण की यूरोप में शुरुआत इंग्लैंड से होती है। सबसे पहले औद्योगिकरण इंग्लैंड में हुआ, लेकिन इंग्लैंड के अलावा यूरोप के जो अन्य क्षेत्र हैं, जैसे फ्रांस और जर्मनी, यहाँ पर औद्योगिकरण की शुरुआत 19वीं शताब्दी के दौरान ही हो पाती है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बना था, एक नया वर्ग उभर के सामने आने लगा। इस वर्ग में कौन कौन शामिल थे? तो इस वर्ग में मुख्य रूप से शामिल थे श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग में उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोग। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार एक नया वर्ग उदय हो रहा था जो कुलीन वर्ग के अलावा था, और इसी पूरे वर्ग को मध्य वर्ग कहा जाता है।
तो मध्य वर्ग में शामिल व्यक्ति कौन हुए? मध्य वर्ग में शामिल वर्ग हुए श्रमिक वर्ग और उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति। सेवा क्षेत्र से तात्पर्य जैसे वकील, डॉक्टर, इस प्रकार के जो लोग हैं जो दूसरों की सेवा में अपने आप का जीवन पूरा लगा लेते हैं, वह सेवा क्षेत्र में शामिल होते हैं। मध्य और यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। प्रारंभ में तो ये छोटे छोटे समुदाय थे। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। तो विद्यार्थियों, ये जो मध्य वर्ग के लोग थे, इनमें शिक्षा का प्रचार होता है, ये शिक्षित थे, इस वजह से सबसे पहले राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार यहीं पर लोकप्रिय होते हैं। अगला बिंदु, उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? अब हम यहाँ पर यह चर्चा करेंगे कि उदारवादी राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है, इससे क्या अभिप्राय है। यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीबता से जुड़े हुए थे। अब विद्यार्थियों, हमें ये जानना है कि उदारवाद क्या होता है। उदारवाद से तात्पर्य यह है कि किसी भी प्रकार की बंदिश नहीं होना, हर क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति का कार्य स्वतंत्र होना। इस प्रकार का एक जो माहौल था, उसमें राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से जुड़े हुए हैं। उदारवादी यानी कि लिबरलिज्म, यहाँ पर अंग्रेजी में शब्द आ रहा है लिबरलिज्म, और यह शब्द लैटिन भाषा के मूल शब्द लाइबर पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर स्वतंत्रता से तात्पर्य है, आज़ाद होने से तात्पर्य है। लिबरलिज्म का अर्थ हुआ जो ऐसा क्षेत्र जिसमें हर व्यक्ति की सोच, कार्य आदि आज़ाद हो, स्वतंत्र हो। नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। तो विद्यार्थियों, यदि हमसे पूछा जाए कि लिबरलिज्म का तात्पर्य बताइए या तात्कालिक संदर्भ में लिबरलिज्म का अर्थ बताइए या उदारवाद का अर्थ बताइए, तो हम लिखेंगे कि नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। इस प्रकार हम इसको वर्गीकृत करेंगे। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देते थे। वह कहते थे कि यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति निजी है तो हम उस पर उसका स्वामित्व भी उसी का बना रहना चाहिए। इस प्रकार की विचारधारा उस समय थी। लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। विद्यार्थियों, मताधिकार के लिए जो शब्द यहाँ काम में लिया गया है वह है सफरेज। इस शब्द को आपको अपना ध्यान रखना है। आपको अलग से पूछा जा सकता है कि सफरेज का अर्थ बताइए, तो सफरेज से तात्पर्य यहाँ मताधिकार से है। आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। हमने पूर्व में अध्ययन किया है कि फ्रांस में क्रांति होती है और क्रांति के बाद वहाँ पर मताधिकार दिया जाता है, लेकिन प्रारंभ में ये जो मताधिकार था केवल किन लोगों के पास था? ये संपत्तिवान पुरुषों के पास ही था। यानी कि यहाँ पर भी भेदभाव था, मताधिकार हर व्यक्ति को उपलब्ध नहीं था। संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस लाई और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। किसने किया? यह महत्वपूर्ण परिवर्तन किया नेपोलियन ने। और नेपोलियन ने अपनी संहिता में महिलाओं को अवयस्क का दर्जा दिया, यानी कि वह स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। और महिलाओं को किस पर आश्रित कर दिया? महिलाओं को आश्रित किया पिताओं के ऊपर और पतियों के अधीन। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन किए। तो एक स्वाभाविक सी बात है, अगर समाज का एक हिस्से को अधिकार दिए जाएं और शेष हिस्से को यदि अधिकार नहीं दिए जाएं तो वह अपनी राजनीतिक मांगों की
या अधिकारों की मांग वह करते हैं। तो इसी प्रकार महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने भी समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करना शुरू किया। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में था। अब हम यहाँ पर यह समझेंगे कि उदारवाद किस किस चीज़ के पक्ष में है। तो उदारवाद मुख्य रूप से किन चीज़ों के पक्ष में है कि उदारवाद चाहता है कि आर्थिक क्षेत्र में बाजारों को मुक्ति मिले, चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं हो। इस प्रकार उदारवादी समाज में आर्थिक क्षेत्र पूर्ण रूप से स्वतंत्र करने के प्रयास किए जाते हैं। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी। आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लें। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। विद्यार्थियों, हमने पूर्व के पाठ में अध्ययन किया था कि नेपोलियन ने यूरोप के अन्य क्षेत्रों पर भी अधिकार किए थे और वहाँ पर भी अपना राज्य स्थापित किया था। नेपोलियन के पश्चात इन्हीं छोटे छोटे प्रदेशों का एक संघ बना जो कुल 39 राज्यों का एक महासंघ था। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नाप तोल प्रणाली थी। 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाला एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। विद्यार्थियों, यह हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि देखिए आप यूरोप में सभी देश छोटे छोटे हैं और पास पास में स्थित हैं। तो लेखक ये हमें समझाना चाह रहा है 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाने में अगर कोई व्यापारी माल ले जाता है तो उसे कुल मिला के 11 जगहों पर टैक्स देना पड़ता था। 11 राज्यों से उसकी सीमाओं से वो माल निकलता था तो उसे हर जगह टैक्स देना पड़ेगा। अगर हर जगह टैक्स इस प्रकार देना पड़ेगा तो आप सोचिए उस माल की कीमत कितनी बढ़ जाएगी। आगे हम अध्ययन करते हैं। और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। सीमा शुल्क भी हमें बताया गया है कि हर सीमा पर सीमा शुल्क था 5%। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाया जाता। अब जो शुल्क की तय करने की प्रणाली थी वो भी अलग अलग प्रकार की थी। या तो वस्तुओं के आकार के आधार पर तय होती थी या फिर वजन के आधार पर तय होती थी। इन दो आधारों पर, या तो वस्तुओं के वजन के आधार पर या आकार के अनुसार उस पर टैक्स लगाया जाता था। चूँकि हर क्षेत्र की अपनी नाप तोल व्यवस्था थी अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। सही है, अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाप की व्यवस्था। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। मसलन कपड़े को नापने का पैमाना एले था। विद्यार्थियों, हमें ध्यान रखना है कि यूरोप में एले नाम की एक इकाई थी जिससे कपड़ा नापा जाता था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती थी। अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता था तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता। अब यहाँ पे एल जो है वो हर स्थान पर अलग अलग है। मान लो फ्रैंकफर्ट में जो एल इकाई है वह 54.7 सेंटीमीटर है। मेंज भी एक अलग स्थान है, वहाँ पर एक एल जो इकाई थी वो 55.1 सेंटीमीटर थी। न्यूरेमबर्ग में यह इकाई 65.6 सेंटीमीटर थी और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर थी। तो विद्यार्थियों देखिए, एक ही इकाई जो कि कपड़े मापने की है जिसका नाम है एल है, वह अलग अलग स्थान पर उसका मान अलग अलग है। फ्रैंकफर्ट में अलग है, मेंज में अलग है, न्यूरेमबर्ग में अलग है, फ्राइबर्ग में अलग है। इस प्रकार जब अगर उन पर टैक्स भी लगेगा हर राज्य में तो वह भी अलग अलग निर्धारित होगा। नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहां वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। अब जो नया जो मध्यम वर्ग आया वह चाहता था कि माल चाहे एक जगह से दूसरी जगह से जाए, कैसे भी पहुँचे, कितने ही राज्यों को पार करे, लेकिन जो कर निर्धारण की प्रक्रिया है वह एक जैसी होनी चाहिए, शुल्क भी समान होना चाहिए। इस प्रकार की उनकी मांग थी। 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जोलवेराइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। विद्यार्थियों, एक नया तथ्य आया जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यूरोप में एक संघ बना जिसका नाम था जोलवेराइन। अब ये संघ किस बात का है? यह संघ है एक शुल्क निर्धारण करने का, यह शुल्क संघ है। शुल्क संघ बना कब? तो वह बना 1834 में। और बनाने वाला मार्गदर्शक कौन था? तो यूरोप का एक देश है, उस समय एक देश था जिसका नाम है प्रशा। उसके नेतृत्व में
जोलवेरेन नाम का एक संघ स्थापित किया गया। इसमें शामिल कौन हुआ? अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। तो विद्यार्थियों, यहाँ हमने तथ्य समझ लिया है कि जर्मनी के अधिकांश राज्य 1834 में प्रशा राज्य के नियंत्रण में या उसके निर्देशन में एक शुल्क संघ बनाते हैं जिसका नाम है जोलवेराइन। आगे पढ़ते हैं। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उससे पहले 30 के ऊपर थी। देखिए विद्यार्थी, यूरोप में जहाँ पहले अलग अलग मुद्राएं थी लगभग 30, वह इस संघ ने मिलाकर जर्मनी के क्षेत्र में कितनी कर दी? 2 कर दी। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया गया। उसमें पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। विद्यार्थियों, यहाँ कुछ तथ्य दे रखे हैं, उसका हम अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्री राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की शब्दावली में सोचने लगे। वे चर्चा करने लगे कि राष्ट्र कैसे विकास कर सकता है और कौन से आर्थिक कदम राष्ट्र को निर्मित करने में मदद दे सकते हैं। जर्मनी के ट्यूबिंजन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्रेडरिक लिस्ट ने 1834 में लिखा। क्या लिखा? जोलवेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्र में बांध देना है। लेखक लिखता है कि जोलवेराइन जो संघ बनाया गया 1834 में प्रशा के निर्देशन में, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध देना। वह राष्ट्र की आर्थिक हालत जितना बाहरी तरह से उसके हितों की रक्षा करके मजबूत बनाएगा, उतना ही आंतरिक उत्पादकता को बढ़ाकर भी उसे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाना और उठाना चाहिए। जर्मन लोग ये समझ गए कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं के उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया है। विद्यार्थियों, जर्मनी में इस प्रकार की भावना उभर कर सामने आई कि यदि वह एक होंगे या संघ बनाएंगे या मिलकर रहेंगे तो ही उनका विकास हो सकता है। इस प्रकार की विचारधारा वहाँ पर पनपने लगी। अब हम अगले तथ्य पर ध्यान देते हैं। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद पनपने लगा। क्या रूढ़िवाद पनपने लगा? हम अध्ययन करते हैं। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। हमें ये पूर्व में ज्ञात है कि नेपोलियन 1815 में पराजित हो जाता है। उसके बाद में यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित होने लगी। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित प्रारंभिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। ये लोग ऐसी मान्यता को विश्वास करते थे कि परंपरागत रूप से जो भी सामाजिक रूप से राजतंत्र बने हुए हैं, ऊंच नीच है, संपत्ति और परिवार की जो महत्ता बनी हुई है वो बनी रहनी चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने ये जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदास की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्र को शक्ति प्रदान कर सकते थे। तो विद्यार्थियों, यहाँ जो तथ्य दे रखे हैं उससे ये स्पष्ट होता है कि तात्कालिक यूरोप में इस प्रकार की भावना थी कि रूढ़िवादी होने के पश्चात भी अगर राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बनाना है तो क्या चाहिएगा? तो आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति ही यूरोप को निरंकुश राजतंत्रों की शक्ति प्रदान कर सकती है। निरंकुश से तात्पर्य है किसी एक ही राजा की सत्ता होना, उसी का निर्णय माना जाना और अच्छे बुरे पर सिर्फ एक ही व्यक्ति का निर्णय होना। हमारे समक्ष एक नया शब्द आया है और वह शब्द है रूढ़िवाद। रूढ़िवाद से तात्पर्य है ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। उसे हम कहते हैं रूढ़िवाद। जो पुरानी परंपराओं में विश्वास करता है और परिवर्तन पे बहुत कम विश्वास करता है या धीरे धीरे विश्वास करता है। विद्यार्थियों, आपको अपने रजिस्टर में रूढ़िवाद शब्द लिखकर उसका अर्थ लिखना है और उसे समझने का प्रयास करना है। आगे बढ़ते हैं।
1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन को कांग्रेस बोलते हैं। इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने की। विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण तथ्य कि 1815 में नेपोलियन की हार के पश्चात जो वियना में सम्मेलन किया गया उसकी मेजबानी किसने की? तो उत्तर, उसकी मेजबानी की ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने। आगे पढ़ते हैं। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि, ट्रीटी ऑफ वियना तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। विद्यार्थियों, नेपोलियन से पूर्व फ्रांस पर जिस वंश का शासन था वह वंश था बूर्बो वंश। तो 1815 की वियना संधि के पश्चात पुनः नेपोलियन के राज्यों पर बूर्बो वंश का अधिकार स्थापित किया गया। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस अपना विस्तार नहीं कर सके। अतः उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया। विद्यार्थियों, में महत्वपूर्ण तथ्य है कि फ्रांस की उत्तरी सीमा पर कौन सा नया राज्य बनाया गया? वह था नीदरलैंड, और यह वियना कांग्रेस के बाद में हुआ, जिसमें बेल्जियम शामिल था और दक्षिण में पिडमांट में जेनाओ जोड़ दिया गया। प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रशा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इस सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। विद्यार्थियों, वियना संधि के पश्चात जो महत्वपूर्ण तथ्य उभर कर आए वह थे नेपोलियन द्वारा यूरोप में जो मानचित्र में परिवर्तन किए गए थे उन्हें पुनः सही करना। यहाँ सही करने से तात्पर्य यह है कि पुनः उन राजवंशों को जीवित करना जो नेपोलियन ने समाप्त कर दिए थे। फ्रांस में बूर्बो वंश पुनः स्थापित किया गया। फ्रांस की सीमाओं पर नए राज्य स्थापित किए गए, जैसे नीदरलैंड, बेल्जियम, पिडमांट में कुछ भाग जोड़ दिया गया। इस प्रकार साथ ही नेपोलियन ने जो 39 राज्यों का जो जर्मन संघ बनाया था उसे कायम रखा गया। इस पर हम देखते हैं कि मुख्य उद्देश्य राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन बर्खास्त कर दिया गया था। आगे हम बढ़ते हैं। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्रेस की आज़ादी पर पुनः चर्चा की जाने लगी और इस पर विचार किए जाने लगे। विद्यार्थियों, यहाँ पर एक चित्र हमारे समक्ष दिया गया है। हम इसे अध्ययन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आप देखिए विद्यार्थियों, यहाँ बीच में एक मेज रखी गई है और इस गोल मेज के चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं। आप देखिए ये इशारे भी कर रहे हैं, लेकिन इन सब में एक कॉमन बात है कि इन सब के मुंह पर एक पट्टी बंधी हुई है। विद्यार्थियों, हम नीचे चित्र के बारे में क्या वर्णन किया गया वो अध्ययन करते हैं। चित्र 6, चिंतकों का क्लब। इस चित्र का नाम है चिंतकों का क्लब, जो कि 1820 के आसपास बनाया गया एक अनाम व्यंग्य चित्र है। क्या व्यंग्य किया गया है? बाईं तरफ की पट्टी पर लिखा है, यहाँ पे जो पट्टी है बाईं तरफ की उस पर लिखा है, आज की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमें कब तक सोचने दिया जाएगा। दाएं तरफ के बोर्ड पर क्लब के नियमों की सूची है जिनमें निम्नलिखित शामिल है। अब विद्यार्थियों आप देखिए, यहाँ जो बीच में लिखा हुआ है हमें कब तक सोचने दिया जाएगा, और यहाँ पर सारे नियम लिखे हुए हैं।
इस क्लब के नियम जितने भी हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। अब नियम क्या क्या है? नियम है, इस पढ़े लिखे समाज का पहला नियम है खामोशी। पहला नियम क्या लिखा हुआ है? खामोशी। देखिए विद्यार्थी, ये पढ़ा लिखा समाज है और उसका पहला नियम क्या है? खामोशी। विद्यार्थियों, दूसरा नियम लिखा हुआ है, ऐसी किसी स्थिति से बचने के लिए जब इस क्लब का कोई सदस्य बोलने के लोभ का शिकार हो जाए, सदस्यों को प्रवेश करने पर मुंह बंद रखने वाले मोहरें बांटी जाएगी। मोहरों को यहाँ पर इंग्लिश में वर्ड दिया है मजल, यानी कि अगर कोई व्यक्ति बोलना चाहता है तो उसको रोकने के लिए मुंह पर मास्क लगाने के लिए कहा जाएगा, मतलब बोलिए मत। इस प्रकार यह एक व्यंग्यात्मक चित्र है और इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि इस समय यूरोप में किसी भी प्रकार की बोलने के लिए पाबंदी थी, प्रेस की आज़ादी नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। नया बिंदु, क्रांतिकारी। क्रांतिकारियों पर हम चर्चा करते हैं। क्या विचारधारा है? 1815 के बाद के वर्षों के दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। नेपोलियन के पतन के पश्चात जो उदारवादी दृष्टिकोण से जो राष्ट्रवादी पनप रहे थे, अब उनके ऊपर एक खौफ उत्पन्न हो गया कि उनको दबा दिया जाएगा। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों को प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर कर आए। गुप्त रूप से इन क्रांतिकारियों को बढ़ावा दिया जा रहा था। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब था उन राजतंत्री व्यवस्थाओं का विरोध करने से है। यानी कि क्रांतिकारी अगर आप हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि उस समय का जो राजतंत्र है, जिस राजा का शासन है, उस शासन का आप विरोध कर रहे हैं। इस प्रकार की ये विचारधारा थी जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। और ये जो राजतंत्र स्थापित किए गए थे वो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित किए गए थे। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। क्रांतिकारी होने के लिए दो शर्तें थी कि वह व्यक्ति स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध हो, दूसरा वह संघर्ष निरंतर करता रहे, वही व्यक्ति क्रांतिकारी बन सकता था। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। जितने भी क्रांतिकारी थे वो मानते थे कि राष्ट्र राज्य की स्थापना होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही वह व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जूसेप मैज़ीनी। विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इटली का क्रांतिकारी जिसका नाम है जूसेपी मैज़ीनी। उसका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था और वह कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि गुप्त रूप से संगठन बन रहे थे, तो जूसेप मैज़ीनी ने भी एक संगठन का सदस्य बना और वह सदस्य था कार्बोनरी संघ। 24 साल की युवा अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात उसने दो भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा था बर्न में यंग यूरोप। इस प्रकार विद्यार्थियों, मैज़ीनी ने दो संघ बनाए। पहला तो बनाया यंग इटली और दूसरा बनाया यंग यूरोप। यंग इटली बनाया गया मार्सेई में और यंग यूरोप बनाया गया बर्न में। दोनों यूरोप के शहर हैं, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। अब इसके मेंबर कौन थे, सदस्य कौन थे? तो सदस्य थे पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी में एक समान विचार रखने वाले लोग। मैज़ीनी का यह विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनना ही था। मैज़ीनी की विचारधारा थी कि इटली एक छोटा देश नहीं रहेगा, उसके जितने भी आसपास के छोटे छोटे राज्य हैं सभी मिलकर एक संघ बनाएंगे। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। ऐसी मान्यता थी। किसकी मान्यता थी? ऐसी मान्यता थी क्रांतिकारी जूसेपी मैज़ीनी की। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। मैज़ीनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न में मैज़ीनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है। मेटरनिक के बारे में भी हमने पढ़ा था कि मेटरनिक ने वियना संधि के समय में अध्यक्षता करी थी और यह मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक जो कि राजतंत्र का पक्षधर था, उसे अब खतरा महसूस होने लगा और उसने कहा कि मैज़ीनी हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। विद्यार्थियों, यहाँ पर एक चित्र दे रखा है, हम उसका अध्ययन करेंगे। चित्र में जूसेपे मैज़ीनी और बर्न 1833 में यंग यूरोप की स्थापना का चित्र दिखाया गया है।
और इस चित्र को बनाने वाले हैं गियाकोमो मोंतेगाजा। देखिए आप कि यहाँ पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है यह मैज़िनी है और यह नए संघ बना रहा है, यंग यूरोप और यंग मैज़िनी। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने यह पाठ पूरा अध्ययन किया है। विद्यार्थियों इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात अब हमें समझ में आ रहा है कि यूरोप में किस प्रकार राष्ट्रवादी विचारधाराएं पनप रही थी, किस प्रकार राजतंत्र धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे, किस प्रकार पुनः राजतंत्र को जीवित किया गया, लेकिन उसके बाद भी क्रांतिकारी विचारधाराओं ने एक नए युग का सूत्रपात किया, नए विचारों का सूत्रपात किया, जिसमें मैज़िनी जैसे लोग महत्वपूर्ण थे। इटली में यंग इटली व यंग यूरोप जैसे नए समूह बनाना प्रयास किया। विद्यार्थियों शीघ्र ही हम अगले पाठ का अध्ययन करेंगे और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से संबंधित सभी पाठों का अध्ययन करने के पश्चात समेकित रूप से प्रश्न उत्तर श्रृंखला का अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों आइए और मेरे साथ निरंतर जुड़े रहिए। धन्यवाद।